सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ईद आने में अब चंद रोज़ ही रह गए हैं। कोरोना की वबा पूरे मुल्क में फैली हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिर आम डेवलपमेंट भी हो रही हैं। आज शुगर कमीशन की अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और कल बताया जा रहा है कि FI के सरबराह वाजिद ज़िया वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये रिपोर्ट पहले लीक हुई मीडिया पर, उसके बाद इसका काबीना में जिक्र किया गया और ये कहा गया कि रिपोर्ट खुद हुकूमत ने ही जो है वो लीक की है, इसका फ्रांसिक होगा और कैफरे किरदार जो लोग हैं जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब ज़ाहिर है जो रिपोर्ट में नाम है वो नाम सामने आने के बाद अब हुकूमत क्या करेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करेंगे। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी अपने बयानात रिकॉर्ड कराया FI के सामने। असद उमर साहब भी पेश हुए, उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और ये कहा वज़ीर पंजाब ने कि सब्सिडी की मंजूरी काबीना से मंजूरी लेने के बाद दी गई। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी पहले दे दी गई और बाद में काबीना से मंजूरी ली गई, अपने बयान में उन्होंने कहा। तो ये तमाम तरह सूरत हाल है। अब सूरत हाल के पेश नज़र ये देखना होगा कि कल जब वो ये रिपोर्ट जिसकी प्रिंटिंग की जा रही है और ये कल रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बार बार यही सवाल किया जा रहा है। कल शिबली फराज साहब से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया भी देखेगा और तमाम लोग देखेंगे कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि रिपोर्ट पहले भी नहीं बनी इस तरह की, एक्शन भी होगा, रिपोर्ट भी सामने आएगी और तमाम लोग जो उसमें होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। तो ये सवाल है आज का और इसी पर हम बात करेंगे। मैं मान देती हूँ हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और ब्यूरो इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मुर्तज़ा, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लूँगी। ये ज़ाहिर रिपोर्ट फ्रांसिक, बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सामने भी थी, नाम तो मोटे मोटे सामने ही हैं, लेकिन असल सवाल वही है ये रिपोर्ट कितनी चशम कुशा होगी और उसके बाद इस रिपोर्ट में जो नाम होंगे उस पर कितना एक्शन होगा, क्या खबर क्या है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये ज़राए से ही खबर है कि ये मुकम्मल हो चुकी है रिपोर्ट और जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं उनमें 2-3 मैटर्स जो हैं उनके ऊपर बात की गई है, खुल के बात की गई है। फर्स्ट मैटर जो था वो सब्सिडी का है कि इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं वो पंजाब से ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने ये सब्सिडी जो है वो दी है। लेकिन उन्होंने जो सवालात उनसे पूछे गए थे उन सवालात में उन्होंने बताया कि ये सब्सिडी जो है वो ECC की जो परमिशन है उसके ऊपर दी गई है। दूसरा सवाल जो था वो ये था कि निजी सेक्टर को क्यों इजाज़त दी गई जबकि हमारे पास ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पहले से मौजूद है और किसी भी तरह की हम जो शुगर है उसको या किसी भी कमोडिटी को हमने अगर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो वो हम थ्रू TCP करते हैं। तो क्यों TCP के ज़रिए से नहीं किया गया और किसने ये लफ्ज़ समरी में डलवाया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो दे आर अलाउड टू एक्सपोर्ट शुगर। ये भी इस हवाले से जो बात है इस पे भी ज़िम्मेदार ज़ाहिर है कि असद उमर साहब की भी इसमें ज़िम्मेदारी बढ़ती है। और इंचार्ज वज़ीर जो हैं कॉमर्स के जिन्होंने ये इजाज़त दी कि ये बरामदात की जाए, दरामद की जाए और वो उसमें इस रिपोर्ट के हवाले से ज़िम्मेदार हैं। सब्सिडी के हवाले से जो पंजाब में बात है तो सवालात किए गए थे उस्मान बुज़दार साहब से 2-3। उन सवालात में उन्होंने इस रिपोर्ट को डाइवर्ट हुआ है सिलसिला ना इनका इस रिपोर्ट के बाद। यानी कि उनकी बात के बाद वो कुछ इस तरह से था कि उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपने कहाँ से ये सब्सिडी जो है वो किस तरह से मैनेज किया, आपने कैबिना को इत्मीनान में नहीं लिया, उनको नहीं बताया गया, बल्कि जब कैबिनेट इजलास हो रहा था तो वहाँ पे ये जो सिलसिला है वहाँ पे आया और उसकी मंजूरी आपने वहाँ से ले ली। तो उन्होंने फिर एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम लिया है। कि उन्होंने उन्हें पैगाम दिया था इस हवाले से कि आपने ये काम करना है और उनको आगे इस बात का जो जवाब है
वो भी उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये इस तरह का जो मैसेज है वो कन्वे किया था। तो ये पंजाब में सब्सिडी का जो मैटर है वो पंजाब से ज़िम्मेदारान है, और जो निजी सेक्टर को क्यों इजाज़त दी गई उसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो वफाक में हैं। और तीसरा अहम मैटर ये है कि जो रेट इसका बढ़ा 40 रुपीज़ तक केजी जो रेट बढ़ा है उसमें कौन जिम्मेदारान है। और यही बात है असल कि रेट बढ़ गया लेकिन रेट वापस नहीं आया, रेट वहीं का वहीं है। होगा क्या वसीम अकरम प्लस बुज़दार साहब के खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या वुज़रा को पूछा जाएगा? फिर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां कर दी जाएंगी? ये सवाल मैं उठाऊंगी। तो वापस आएंगे अपने शो पर, और जिस तरीके से सवाल जो मैं उठा के गई थी लगारी साहब से पूछूंगी। लगारी साहब, इससे पहले भी हमने देखा जब से ये हुकूमत आई है ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ हुई, काबीना में अखाड़ पिछाड़ हुई। बुज़दार साहब अपनी जगह हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। फिर ज़ाहिर जहांगीर तरीन का नाम कई जगह सामने आया। वही बार बार बात की, जो शुगर की जो प्राइस थी वो बढ़ी तो ज़रूर लेकिन कम नहीं हुई, फ़ायदा जिसको पहुंचना था पहुंच गया। सवाल मेरा वही है कि जो लोग मुलव्विस हैं क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगी हुकूमत, या फिर वही ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां कर दी जाएंगी? मेरे ख्याल में एक तो ये कि पॉलिटिकल लोगों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, कौन है जिसके अंदर हिम्मत हो कि हाशिम जवां बख्श से पूछे? कौन है जिनके अंदर ये हिम्मत हो कि जहांगीर तरीन से बात करें? तो ये तो रियासत मदीना बनाने की बातें थी। रियासत मदीना की बातें भी होती हैं और ये काम भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये ख़ुद ये बातें करके किसी हद तक एक फंसने की बात की है, लेकिन वो कभी भी नहीं फंसेंगे। वो अच्छा। एक ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ एक और लफ्ज़ भी होता है लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करने से एहतियात से काम ले रहा हूँ। वो किसी चीज़ में नहीं आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक और कमीशन बना देंगे कि अभी हमने इस कुछ और तहकीकात करनी है। तो ये ढकोसला है क्या रिपोर्ट? ये बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको खातिर में नहीं लाएंगे, उससे कोई नतायज अखज़ नहीं करेंगे, उससे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बताया जाएगा। और जिस तरह से नैब कर रही है कि बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ कर रही है, अपोजिशन पर चढ़ाइयाँ कर रही है, और उसको इतना बड़ा स्कैंडल अरबों रुपए का दीदा दिलेरी से खुद हुकूमत के सामने उनके इदारों की तरफ से की गई तहकीकात के नतीजे में यह सब कुछ सामने आ जाने के बावजूद कमाल है इस हुकूमत का। हमने ज़िंदगी में ऐसी हुकूमत नहीं देखी है। बहुत पक्के मुँह की, हम इसको ये कहते हैं मेरे ख्याल में, पक्के मुँह की ये हुकूमत है। उसको परवाह नहीं है, फिक्र ही नहीं है, उसने करना भी कुछ नहीं है। करने वाले शायद बाद में आकर करेंगे, या किसी की हिम्मत होगी तो कभी करेंगे, लेकिन अभी इनमें से किसी का कुछ। लेकिन लाल साहब, ये आप कह रहे हैं, कल भी शिबली फराज साहब से सवाल पूछा एक रिपोर्टर ने, तो उन्होंने यही कहा कि आप मीडिया वाले भी खुश हो जाएंगे जब ये रिपोर्ट आएगी और फिर एक्शन होगा तो आप ही लोग तालियां बजाएंगे। ज़ियाउल हक के काम हम देखते थे, हमारे पास और ऑप्शन नहीं होता था, रो सकते नहीं थे, इसलिए हम खुशी होते थे। और इसके बाद जितने काम होते रहे हमारे लिए चौंका देने वाली बात होती है। चले, आप तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या मौक़िफ़ है? राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कोई उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट कल वफाकी हुकूमत को पेश की जाए तो बुज़दार साहब या फिर और नाम, जिन जहांगीर तरीन का नाम भी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या ब्यूरोक्रेसी में ही उखाड़ पिछाड़ होगी? देखिए, इसमें जो में, क्योंकि इसमें असल जो मामला है वो एक्सपोर्ट की इजाजत, एक्सपोर्ट। जी राना साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही और वो बड़ी ज़रूरी है, आपका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। तो हम रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा अंदर की खबर क्या है? ये रिपोर्ट आने के बाद कोई हलचल मचेगी या फिर वही बात जो लगारी साहब कह रहे हैं, एक कमीशन फिर दूसरा कमीशन? इस मामले में जो इस वक्त तक की खबर है वो यही है कि एक या दो लोग जो हैं वो स्केप गोट इस दफ़ा बनाए जाएंगे चीनी के मैटर में। अच्छा। लेकिन शायद वो पूरी तरह से रेलेवेंट लोग जो हैं वो ना हों, जिनकी जिस तरह से लगारी साहब ने फरमाया वो बात अपनी जगह पे बजाय है, लेकिन इस हवाले से जो चीनी का मामला है, आप कह रहे हैं कि दो लोग कुर्बानी का बकरा बना रही। टू इंटरप्ट यू मुर्तज़ा, राना साहब रिकनेक्ट हो गए हैं, उनका मौक़िफ़। राना साहब, आप जो कह रहे थे सर, मैं चाहूँगी कंटिन्यू कीजिएगा।
देखिए, मैं इसमें ये अर्ज कर रहा था कि इसमें असल जुर्म जो है वो दो हैं। नंबर 1 कि ईसीसी की मीटिंग में जबकि सरप्लस नहीं था और जो है वो 10 लाख टन की जो है इजाज़त दी गई एक्सपोर्ट की, 1 लाख की बाद में दी गई। ये फैसला ईसीसी की मीटिंग के एजेंडे पे उसकी मिनट्स में मौजूद है। उसके बाद कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी, वो वहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए तो किसी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। सही। ईसीसी की मीटिंग चेयर किसने की और मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन थे, और जो मीटिंग है कैबिनेट की वो चेयर किसने की और उसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे। अब आगे बात सब्सिडी की। देखिए, जिस आदमी ने एक्सपोर्ट की है वो एज पर पॉलिसी जो है वो सब्सिडी ले सकता है, ये कोई जुर्म नहीं है। सही। हाँ, अगर वो उसने एक्सपोर्ट की ही नहीं और सब्सिडी ले ली, या अफगानिस्तान को जो है वो कागजों में एक्सपोर्ट कर दी और सब्सिडी दे दी, तो वो आदमी जो भी मिल ऑनर होगा या चीनी एक्सपोर्ट करने वाला का वो मुजरिम हो। तो इसमें कोई ऐसा इंक्वायरी वाली बात तो है नहीं, बातें बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस कमीशन की इतनी जो है वो जुरिस्डिक्शन या इसकी इतनी परवाज है कि ये ईसीसी की मीटिंग के शुरका को, पार्टिसिपेंट्स को, चेयर को और के पार्टिसिपेंट्स और चेयर को के खिलाफ जो है वो कोई। लेकिन शिबली फराज साहब तो कह रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट आएगी तो फिर आप सब देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ कहती नहीं है, करती भी है। तो क्या करेगी हुकूमत, क्या करेगी? नहीं, आप मुझे बताएं कि शिबली फराज साहब जो फरदौस आशिक अवान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और वैसे मेरा तो उनको मशवरा ये है कि वो ना ही बने तो अच्छी बात है, उन्हें शिबली फराज ही रहना चाहिए। अच्छा। मामला ये है कि वो जो वजीर सेहत थे जिनके खिलाफ 2 अरब रुपए की करप्शन के किस्से कहानियां ज़बाने ज़दे आम थे, उस इंक्वायरी करते हैं। ये इसी तरह से जो डॉलर की कीमत को जो है वो पर लगे थे, उस वक्त जिन लोगों ने डॉलर जो है वो जखीरा किया था या कलेक्शन की थी, वो इधर भी मौजूद है, वो बैरून मुल्क भी मौजूद है, उनका क्या बना? ये जो 13% सूद है, इसके ऊपर क्यों नहीं आज तक बताया जाता कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की और यहाँ से जो है वो उन्होंने 13% जो है वो इंटरेस्ट कमाया। वो लोग बड़े जाने पहचाने लोग, जानती है कि वो लोग जो है वो कौन कौन सी है, और वो सारे ATMs हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये बहरहाल एक आप बात इसको नोट कर लें कि ये बुनियाद जो है जी, ये बड़ी मजबूत बन रही है। अच्छा। इसके ऊपर अमल जो है और वक्त में होगा, वो इस वक्त में नहीं होगा और कभी ऐसे हुआ भी नहीं है। एक वक्त में जो है वो सिर्फ चीजें जो है वो ग्रे साइड पे जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर उनका जो सही एंगल है ना वो किसी और वक्त में सामने आता है। नहीं तो वो जाहिर है, अभी तो हम जो देख रहे हैं वक्त वो अपोजिशन के ऊपर ही कड़ा चल रहा है या चलवाया जा रहा है, और अभी भी यही बातें हो रही वफाकी वज़रा की जानिब से कि ईद के बाद मजीद गिरफ्तारियां होंगी। तो क्या फिर ईद के बाद फिर नून लीग के खिलाफ एक्शन होने लगा? नहीं, वो गिरफ्तारियां तो अपोजिशन की होंगी ना। हाँ, मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ सर। गिरफ्तारियां जो है वो अपोजिशन की होंगी, और बैलेंस करने के लिए कोई गुलाम सरवर खान टाइप आदमी जो है ये ढूंढ लेंगे इधर उधर से। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन की गिरफ्तारियों को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को हाथ डालेंगे। और बुज़दार साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो किनके बारे में? बुज़दार साहब के बारे में। बुज़दार भी गरीब आदमी, उसको भी वैसे जो है ना उसके ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो वहां तक जाएंगे। अच्छा। ये गुलाम सरवर खान जिस तरह से पहले अलीम खान थे, सफदर खान थे, बस उस हद तक ही रहेंगे ये। अच्छा। नहीं जाएंगे ये। लेकिन क्या गुलाम सरवर खान पर क्या कहेंगे? यानी वो तो हेल्थ के मामलात रहेंगे, कौन सी चीज़ पर करेंगे गुलाम सरवर खान? ये चीनी पर, आटे पर, इन चीज़ों पर गुलाम सरवर खान पर मिसाल के तौर पे शायद कह रहे हैं। नहीं, गुलाम, देखिए मामला ये है कि नैब ने जब किसी आदमी के खिलाफ केस बनाना है
तो उसका तो उसमें कोई इस बात की जरूरत तो नहीं है ना कि कुछ किसी के खिलाफ कुछ बन रहा है तो इसलिए उसको तो कोई भी कर सकते हैं। वो तो फिर ANF को भी कह सकते हैं कि जनाब जाएं आप, थोड़ा सा आपने पहले हीरोइन का किया था केस, पता नहीं क्या चर्च का किया था या कोई अफीम का किया था, अब जाएं आप भंग का जाकर कर लें या किसी और का कर लें, इसमें कौन सी बात है? वो कोई भी हो सकता है। देखिए मामला ये है कि ये तो गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लेना है कि हमने फला आदमी को गिरफ्तार करना है, FIA से नहीं बनेगा, नैब से बन जाएगा, नैब से नहीं बनेगा तो ANF वाले मौजूद बैठे हैं, उनके पास हीरोइन मनो के हिसाब से पड़ी है 15-20 किलो, उनके लिए डालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। वो तो बगैर डाले भी ऐसा कर लेते हैं। किसी हमें तो मालूम नहीं है कि आपकी गाड़ी से क्या निकला था, वो बगैर डाले भी आ जाते। वो ना उसकी तो देखें, वो उन्होंने सारी दुनिया को कहा कि हमारे पास वीडियो है, फला आदमी जो है वो उसने अपना सूटकेस खोल के प्लास्टिक शीट उसने हटाई और 15 किलो जो हीरोइन है वो हमें पकड़ाई। ये हमारे पास वीडियो मौजूद है, ये पूरी। और वो वीडियो कभी नहीं आई मंजर आम पर राना साहब, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ था ना, आपने उस केस का जिक्र छेड़ दिया है। और चीज है वीडियो और चीज, लेकिन बहरहाल आपके 6 महीने गए और आपने एक मुद्दत गुजारी, इस तरह के 6-6 महीने तो किसी भी बात पर हो सकते हैं। अगर वो करना चाहेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस तरह का करेंगे। और फिर मैं क्यों करेंगे, गुलाम सरवर खान को ही क्यों करेंगे या उस्मान बुज़दार को ही क्या करें? वो देखें नहीं, उसमें मामला ये है कि 2 चीजें जो है ना इस मुल्क में वो हो चुकी हैं, अब उनको वापस करना बड़ा मुश्किल। एक तो ये है कि अदलिया जो है वो किसी हद तक मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर जज जो है वो एक जैसा जुर्रतमंद, बहादुर और अपना जो है वो मामलात को बेहतर करने वाला नहीं है। अगर 500 जज मुल्क में काम कर रहा है तो उनमें से हो सकता है कि कोई बहुत जुर्रतमंद हो, कोई बहुत इंसाफ पसंद हो, कोई थोड़ा जैसा कोई कमज़ोर हो। तो एक तो ये है कि अदलिया किसी हद तक आज़ाद हो चुकी है। दूसरा ये है कि मीडिया जो है ये चाहे जितना मर्जी इसको काबू करें, जिसको मर्जी पकड़ के अंदर करें, लेकिन फिर भी अलॉन्ग विद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो बात करने से बाज नहीं आते। वो कोई ना। राना साहब बस जाते जाते मुझे आपसे एक सवाल पूछना है क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है सर। तो नैब की कार्रवाइयों से जी बिल्कुल, इसलिए मीडिया कंजम्पशन के लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत बैलेंस करना जो है वो इनके लिए बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी, मैं समझ गई आपकी बात सर, मैं समझ गई हूँ, पॉइंट भी आ गया है। सर मुझे बता दें, नैब की तमाम कार्रवाइयाँ, आप लोग की साख को नुकसान पहुंचा, सियासी साख को इल्जामात लगे, नैब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं आप लोग? वो नैब तो मासूम है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? वो मासूम है? अच्छा चले, वो तो हमें खुद कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है जी, जो हमें ऊपर से डंडा आता है वो हम चले, यानी कि वो जाहिर है वही आपकी बात की हुकूमत के उस पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। हमेशा कहा जाता रहा कि नैब के इदारे को इस्तेमाल किया जाता रहा हर वक्त में, हर दौर में, चाहे वो किसी का भी दौर हो। खैर हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो सिंध की सियासत में क्या हो रहा है, गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं, ये आईनी हिसाब से कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कल से सिंध में गवर्नर राज का नारा लगा रही है ऑपोजिशन, और आज तो सिंध असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया गया, वहीं पर सिंध असम्बली का इजलास जो है वो लगाया गया और वहाँ पर नारेबाजी भी की गई और ये कहा गया कि हुकूमत लोगों को राशन नहीं दे रही, सिर्फ भाषण दे रही है। और फिर टाइगर फोर्स को भी हमने देखा, टाइगर फोर्स को मौजू बनाकर सियासत की जा रही है। मेरी समझ से तो ये बालातर है कि टाइगर फोर्स को आप पर सियासत आप कैसे कर सकते हैं? वो टाइगर फोर्स जो कि सिंध में तो नहीं है, लेकिन जो जहां पर होनी चाहिए थी दीगर सूबों में, मुझे तो वहां भी नजर नहीं आई। तो सिर्फ टाइगर फोर्स को एक मौजू बनाकर क्यों सियासत की जा रही है? ये मौजू बहस कैसे हो सकता है? इसी पर जरा बात करते हैं। लगारी साहब, मेरी समझ से तो बालातर है कि टाइगर फोर्स को जो आवाम के लिए बनाया गया था वो आवाम की रहनुमाई करती, मुझे तो नजर नहीं आई। पूरे मुल्क में जो है वो मार्केट्स खुली, इतना रश हमने देखा, चाहे वो राजा बाजार हो इस्लामाबाद का, चाहे अनारकली बाजार हो लाहौर का और दीगर बाजार हो। चले सिंध की बात छोड़ दें, जब वहां नजर नहीं आई तो सिंध में आपने क्या करना है उसका? बात यह कि इस हवाले से 3-4 रेफरेंसेस तारीख में मुझे याद आते हैं
71 में जब जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को भेजा गया बंगाल में जी, तो उस वक्त उन्हें टाइगर न्याजी कहा जाता था, जिन्होंने बाद में ढाका में हथियार सरेंडर किए थे। अच्छा, हथियार डाले थे, वो टाइगर न्याजी थे। और फिर एक और वाक़या याद आता है कि जब दहशतगर्दी हो रही थी श्रीलंका में, तो वो जो दहशतगर्दी कर रहे थे वो तमिल टाइगर्स थे। हमारे अपने रीजन में कराची में भी टाइगर्स के नाम से कुछ मिलिटेंट्स थे जो इस तरह की वारदातें करते थे। तो इसको सीधा सीधा न्याजी टाइगर कर देते हैं इनका नाम, और नाम से आपको भी एतराज़ है इसका मतलब? मुझे समझ में नहीं आता कि ये आखिर आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मास्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अबव द लॉ, कोई अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, अबव द रेगुलेशन, अबव द एवरीथिंग, अबव द एथिक्स, अबव द मॉरल, ये सारी चीज़ें करके आप एक चीज़ बना रहे हैं और तमिल टाइगर्स की तरह पाकिस्तान के लोगों में जो है आप एक चीज़ फैला रहे हैं और टाइगर्स के ज़रिए कोई काम करना चाह रहे हैं कि आपने 1 लाख टाइगर्स भर्ती कर लिए हैं। ये तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के टाइगर्स थे जो करते थे, या प्रभाकरण के वहाँ पर टाइगर्स थे जो कार्रवाइयाँ करते थे श्रीलंका में। इस तरह के टाइगर्स और भी थे, लेकिन ये कि टाइगर न्याजी से लेकर टाइगर प्रभाकरण के टाइगर्स तक आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, मुल्क के अवाम को क्या कहना चाहते हैं कि हमारे इदारे फेल हो गए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई दमखम नहीं है, हमारी पुलिस के अंदर कोई दमखम नहीं है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई दमखम नहीं है, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दमखम नहीं है, हमारा असल मसला लगाई साहब मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे जितने भी लोग हो जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। खैर, नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। नुसरत साहबा, हमेशा आप बड़ी जोश से बात करती हैं, बड़ी हक़ की बात करती हैं। आज जो बात की आप लोगों ने और जो नारेबाजी की, सीढ़ियों पर एहतजाज किया गया, गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं, ये बताइएगा कि अपोजिशन जो सियासत कर रही है ख़ासतौर पर टाइगर फोर्स पे या गवर्नर राज पे या फिर राशन पे, क्या ये काफ़ी है? क्या उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती अपोजिशन? बहुत शुक्रिया सुमैया। बहुत गलत मैसेज लिया जा रहा है आज इजलास का। अच्छा, किसने कहा कि आज के इजलास में खुदा न खास्ता मैं 2 बार कह रही हूँ कि गवर्नर राज की बात हुई। आज का इजलास होना तो हुकूमत की तरफ से था, उनको हमने रिक्वेजिशन दी जो कानून के मुताबिक थी, जमा करवाई और वो नंबर्स पूरे किए, नहीं बुलाया। इजलास को एडजर्न कर दिया गया, हालांकि बहुत जरूरत थी इस वक्त कोरोना के हवाले से। अगर कौमी असेंबली का इजलास हो सकता है तो फिर दूसरे इजलास भी असेंबली के हो सकते हैं। तो वो तमाम के आखिर हमने खुद अपना इजलास कॉल किया और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। यहाँ हमेशा इसी तरह हुआ कि जो अपोजिशन में जमातें रही हैं उनको जब गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं होता कानून के मुताबिक तो वो अपने असेंबली के बाहर ही इजलास बुलाती हैं और वहीं पे वो सारा डिस्कशन होती है। वही हुआ। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि कोरोना के हवाले से एक सैर हासिल बहस हो, हुकूमत की तरफ से हमें वो बताया जाए कि जो वो आदादो शुमार बता रहे हैं या जो वो एफर्ट्स ले रहे हैं, या सिंध की आवाम जो इस वक्त तकलीफ में है, हर जगह कोरोना सिर्फ कोरोना हो रहा है। सिर्फ कोरोना ही तो सिंध में नहीं है, कोरोना ही से तो लोग नहीं मर रहे, लोगों को बहुत सारी चीजें सुमैया सामने आ गई। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब तो आपके मेरे किसी न किसी के फैमिली में, खानदान में किसी न किसी को कोरोना पॉजिटिव निकल ही आया और वो निकल आने के बाद फिर नेगेटिव भी हो जाता है, और अगर पॉजिटिव आ भी गया तो वो धक्के खाता फिरता है। वो हॉस्पिटल्स में वो खातून हो या कोई मर्द हो, या जो बाप हो तो बेटे के लिए बेटा है तो बाप के लिए माँ है तो बेटा, इस तरह धक्के खाते ना उनको वहाँ पर वो फैसिलिटी मिलती है, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। साहबा, लोग डर रहे हैं अस्पताल जाते हुए कि खुदा ना खास्ता किसी बीमारी को लेकर अगर अस्पताल चले गए तो उनको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया जाएगा। ये सियासत क्यों हो रही है कोरोना को लेकर? एग्जैक्टली सुमैया। अच्छा, सबसे बड़ी मिसाल तो पीर जो गोट की है। छोटा सा शहर था, उस शहर में आपने देखा कि 350 तक के लोगों को पॉजिटिव देकर उनको घर रवाना कर दिया कि आपको पॉजिटिव है, हाथ में कोई उनको नहीं दिया ऐसा कि ये आपका रिपोर्ट है और आप पॉजिटिव हैं। एक लिस्ट जारी कर दी जाती है, लोग घर चले गए, उनको क्वारंटीन भी नहीं किया कि चलें भाई आपने उनको पॉजिटिव तो करार दे दिया, उनको क्वारंटीना में तो डाल दें। वो लोग वापस अपने घरों को गए।
उसके बाद जब हमने चीखो पुकार मचाई, ये इजलास होते इसीलिए, इजलास किस लिए होते हैं? ये इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है साहिबा? आप लोगों ने कई रिक्वेजिशन दिए हैं, अब तो आप लोग आएंगे खिलाफ वर्जी पर। ज़ाहिर आज फिरदौस अमीन नकवी साहब ने खत भी लिख दिया है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा इजलास? यही तो थी कि तारीख में पहली बार ये किया गया कि रिक्वेजिशन पे बुलाया जाता है 14 दिन के बाद। सुमैया, अब इनका काम था कि 14 दिन के बाद जब हमने पूरे वो नंबर दे दिए आपको, तो अब आपको बुलाना चाहिए था। ना बुलाने का जवाब मुझे बता दें तो इससे मेरा सवाल ही होता है कि क्या कौमी असेंबली में जो इजलास बुलाया जा रहा है वो बहुत एफर्ट ले रहे हैं? इसका मतलब है वो कैपेबल है ना, वो तमाम वो मेजर्स ले रहे हैं, तभी तो लोग मेंबर्स को अंदर बुलाकर इजलास चल रहा है। तो क्या सिंध हुकूमत इस काबिल भी नहीं है कि असेंबली में बुलाकर मेंबर्स को उनका डिस्टेंस उस तरह हेल्थ के हवाले से मेजर्स ले और हमें इजलास? इसका मतलब है आपने सिंध में तो लोगों को जो किया तो किया। यकीन माने सुमैया, एक वीडियो चली है, वो वीडियो तो मेरा दिल तो उसने अंदर तार तार कर दिया है। ये उसको झूठ नहीं बोला, उसने तो वीडियो क्लिप भी दिखा दी कि किस तरह उसकी माँ को ले जाकर दूर पहाड़ों में और कोरोना का कहकर उसको, उसकी लाश को किस तरह नीचे फेंका जा रहा है, और अपने सबों को जो प्रोटोकॉल के साथ सियासी शख्सियात या ये सिर्फ सिंध में हो रहा है नुसरत साहिबा? सिर्फ सिंध में हो रहा है ये सब कुछ? मैं तो सिंध की बात करूंगी ना सुमैया। दूसरे सूबों में जो हो रहा है वो वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया उनसे पूछे, और नहीं भी और गलत भी हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। मैं कैसे सपोर्ट करूंगी? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी अगर दूसरे सूबों में भी इस तरह के। लेकिन सिंध की जो हालात है वो आपके सामने, और सिंध असेंबली का इजलास इसीलिए होना चाहिए था ताकि सवालों जवाब हो। जो हुजरा घर बैठे मरात ले रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, वो कहाँ है? सिर्फ 4 वजीर मुशीर सामने आकर रोजाना की बुनियाद पर हमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना का उपाय देखा दे, कोई और ये नहीं बता रहा कि कुत्ते के काटने से इतने मर गए, दिल के मरीज हैं इतने मर गए, थैलीसीमिया से खुदा न खास्ता क्या हुआ वो कोई नहीं बता रहा। लेकिन 4 वजीर और 1 वजीर आला हेल्थ के मिनिस्टर बने हुए और किसी चीज की हमें कोई अपडेट नहीं दी जा रही। तो ये क्या है? अगला लाएमल क्या है ऑपोजिशन का? अब आप लोग क्या करेंगे? अगला लाएमल क्या है? मैंने कहा कि वो कैलकुलेटर शाह बन गए, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, वहीं पे हिसाब किताब हो रहा है। कैलकुलेटर से आदाद शुमार निकलकर हम तक नहीं पहुंच रहे। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। वो यही कह रही है जो है सिंध हुकूमत वो एतमाद में नहीं ले रही अपोजिशन को। सिंध असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए, हम कई बार रिक्वेजिशन दे चुके हैं लेकिन बुलाया ही नहीं जा रहा। लगारी साहब, ये तो ज़ाहिर अलमिया है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, असम्बली का इजलास बुलाना, असम्बली फ्लोर पर एतमाद में तमाम अरकान को लेना, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब जब आप बाज़ार आपने खोल दिए, जब आपने लोगों के लिए शॉप्स खोल दी हैं, जब ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट खोल दी है, तो फिर ऐवान में अरकान के जमा होने से किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? सही, बल्कि नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत को और सूबाई असम्बली के स्पीकर को इस बारे में फ़ैसला करना चाहिए और उन्हें इजलास करना चाहिए, सिंध असम्बली का इजलास होना चाहिए। और इजलास न करने से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या चीफ मिनिस्टर सिंध या हमारे जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली, वो इसके ज़रिए क्या मैसेज क्या देंगे कि क्या तो इजलास बुलाना चाहिए? पॉइंट टेकन। ब्रेक में ले लूँ लगारी साहब, ब्रेक का मुझे काफ़ी देर से कहा जा रहा है कि वापस आएंगे तो मुर्तज़ा से पूछेंगे कि क्या टाइगर फोर्स पे वफाक सियासत कर रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और ज़रा मुर्तज़ा से बात करते हैं। मुर्तज़ा, आज उस्मान डार साहब ने भी बात की टाइगर फोर्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि कल से गवर्नर सिंध जो हैं वो टाइगर फोर्स के इंतजाम देखेंगे। लेकिन टाइगर फोर्स इतना ज़्यादा मौजूद बहस हो गई है, क्या वफाक और सूबाई हुकूमतें इस पर सियासत करेंगी? अजीब सी बात है। बिल्कुल, ये ऐसी ही एक अजीब और गरीब नोयत की बात है जिसके ऊपर इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। अगर जिस तरह उस्ताद मोहतरम जनाब नज़ीर लगारी साहब ने जो बात कही है, हुकूमतों में हमेशा ये होता है कि किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई लीगल कवर फराहम किया जाता है, कोई रूल्स होते हैं, कोई प्रोसीजर होता है जिसके तहत किसी भी चीज़ का क़याम अमल में लाया जाता है, फिर जाके सूबों से या दीगर यूनिट से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको अडॉप्ट कर लें या आप इसको देखें। अब इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, टाइगर फोर्स नाम रख दिया है
और इसमें आम लोग जो भी हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएं, उनको कार्ड जारी हो जाएंगे। अब वो कार्ड कहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करेंगे, उनके SOPs क्या हैं, क्या उनको कोई तरबियत इस्लामाबाद में नजर आई आपको टाइगर फोर्स? कहीं टाइगर फोर्स के नौजवान नजर आए इस्लामाबाद में आपको? नहीं सर्विस सिर्फ आपको नाम की हद तक जो है वो दिखाई देती है। पेपर में इस तरह की कोई भी चीज़ हमें अभी आज तक पेपर्स में भी नहीं है। पेपर्स में कोई फॉर्मेशन का तरीकाकार होता है। कोई देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सबसे मुकद्दस किताब है, बिल्कुल उसमें तरीकाकार दर्ज है कि मुल्क को किस तरह से चलाना है। कुरान हकीम वो किताब है जो बताती है कि मुसलमानों ने अपने दीन के मुताबिक किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये किसी जगह से ना कोई इसका कैबिनेट से कोई मंजूरी है, ना कोई इसके रूल्स हैं, ना ये फ्रेम कैसे हुई है, क्यों बनाया गया है, कि इसके मकासद क्या हैं, ये क्या इसका दायराकार क्या होगा, फाइनेंशियली इनको कहाँ से कुछ दिया जाएगा, बेशक रजाकार ही हों तो ये क्या कर सकेंगे। तो ये इसका बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आपको ये घोस्ट टाइप एक चीज़ है। लेकिन ये घोस्ट टाइप चीज़ नुकसान किस तरह पहुँचा सकती है, मैं उस पर बात कुछ ढके छुपे अल्फाज में ही करना चाहूँगी। उस्मान डार्ट साहब ने भी उसका जिक्र किया, क्योंकि ये जो इसकी कुछ उन्होंने बताई थी चीज़ें कि टाइगर फोर्स जो है वो SOPs पर अमल करवाएगी, चाहे वो बाज़ार हों, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो ईद की नमाज के इज्तिमात हों। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंतशार फैलता है, उनके खवाद ज़वाबित करवाने के दौरान आपस में लोग उलझ पड़ते हैं उनसे, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? जिम्मेदारी क्या, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई दुकानदार, कोई ट्रेडिंग करने वाले लोग जो हैं वो विदाउट कोई परमिशन किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर की दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट की या उस इलाके के जो SHOs हैं उनकी इजाज़त के बगैर किसी को ये इजाज़त ही नहीं देंगे कि वो कोई भी किसी किस्म की बदमाशी करता फिरे किसी मार्केट में। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अगर इस तरह का कोई काम इनसे कभी लेना होगा, अभी तो इन दिनों में तो सवाल तसव्वुर भी नहीं है कि ये कोई काम कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो पैदाइश के मरहले में है और बाहर किधर से वो काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये किसी कोऑर्डिनेशन में आएंगे, ज़िले इंतज़ामिया को अगर ये बात करेंगे, लेकिन उसकी वही है कि सबसे पहले सोचा ये जाए कि इसकी क्रिएशन का अमल क्या है, कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कौन सी ऐसी रूल्स हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके तहत इसको बनाया जा रहा है। आज मैं आपको उस्ताद मोहतरम भी बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक पैरा है आज का जो सिंध और वफाक की सूरत हाल है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है जो कोरोना वायरस की, उसमें एक जुमला सिर्फ मैं पढ़ना चाहूँगा, और ये जुमला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ऑर्डर ऑफ द डे में लिखा है कि रीडिंग ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली शोज दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ all provinces are mandatory required to be exercised so as not to impede or prejudice the exercise of the executive authority of the federation and the executive authority of federation shall extend to giving of such directions to provinces। ये एक जुमला है, इसके साथ एक और जुमला है, ये आप देखें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी इस जुमले को बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से गौर से देखना होगा, जी बिल्कुल सूबों को भी देखना होगा। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये जब आपस में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर आप ये कहते हैं अदालतें मुदाखलत कर रही हैं। अब अदालतें क्या करें जब आपसे कोई फैसला नहीं होता। वफाक और सिंध या वफाक और कोई भी सूबा एक पेज पर नहीं आएगा। लगाई साहब मैं चाहूँगी आप भी अपना मौक़िफ़ दे दें, हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे कि जब आप एक मौक़िफ़ पे नहीं आएंगे, एक एक बात पर सियासत करेंगे, तो फिर अदालतें मुदाखलत तो करेंगी। क्या करें फिर? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ क्यों बजाना है। इस वक्त कोरोना को हम उसके साथ पूरी कौम निमट रही है और दुनिया, बल्कि पूरी दुनिया इस सूरत हाल का शिकार है, और उसमें आपको सियासत की सूझ रही है कि हम नंबर गेम में पढ़ें। हमने 1,54,000 लोगों को भर्ती, भाई क्यों, कौन लोग हैं ये, हुआ दे, इनकी क्या स्टेटस है, किस नौयत के हैं, किस क्या है इनका, ये पुलिस हैं, ये फ़ौज हैं, ये सिक्योरिटी फोर्स हैं, ये FC हैं, ये कौन सी बला के हैं ये। आपने जो है कहा कि और इस पर आप किसी पर अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते। बिल्कुल सही पॉइंट आपका आ गया। लगाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हमारा इशू टाइगर फोर्स नहीं है, खुदारा इस पर सियासत ना करें। आपका इशू आवाम होने चाहिए और आवाम के मसाइल होने चाहिए। अगर आप उन पर कोई तरह से गुफ्तगू करेंगे तो हम यहाँ पर आपकी बात भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।